नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल के बनने वाले वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट। एज यूजुअल अपनी ये क्लास दोनों मीडियम में रहेगी। ये आपका सिलेबस है और डिटेल क्लास हमने पहले से ही अपलोड कर रखी है और हमने क्वेश्चन सीरीज ऑलमोस्ट अपलोड कर दी है। यदि अब कोई पेपर रह रहा है तो आपसे यही है कि आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, हम उसकी भी क्लास अपलोड कर देंगे। रही बात सोशियोलॉजी की आज वाली क्लास की, तो इसकी डिटेल क्लास आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा। हमने ऑलरेडी ये क्लास डिटेल क्लास एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर की हुई है। आज हम बात करेंगे यूनिट वाइज इनसे सोशियोलॉजी सेमेस्टर सेकंड से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहली यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? देखो, समाज का एक ट्रेडिशन से दूसरी ट्रेडिशन में जाना या समाज का अपग्रेड होना या समय के साथ समाज में बदलाव आना क्या कहा जाता है? सोशल चेंज कहा जाता है। सोशल चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी ओवर टाइम। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है कि समाज की संरचना और कार्य प्रणाली में समय के साथ होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है। इट में इन्वॉल्व चेंजेज इन वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस और सोशल रिलेशनशिप। यह मूल्यों, मानदंडों, संस्थाओं या सामाजिक संबंधों में बदलाव को दर्शाता है। जैसे मान लो, पहले हमारे यहाँ शादी के ट्रेडिशन कुछ अलग तरीके से थे कि कोई थर्ड पार्टी जाता था और वही लड़का और लड़की फिक्स कर देता था। फिर लड़के के माँ बाप लड़की के माता पिता हुए। फिर आज के टाइम पे लड़का और लड़की एक दूसरे को देखे और वह ऑल करेक्ट करे, उसके बाद ही आगे बात होती है। तो ये क्या है, ये एक सोशल चेंज को हम जानते हैं। इसमें हमारी वैल्यूज हुआ, हमारे नॉर्म्स या कस्टम्स हुए, हमारे इंस्टीट्यूशंस हुए, इन सब में कोई चेंज होता है उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की दो विशेषताएं बताइए। सोशल चेंज इज कंटिन्यूस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस। सामाजिक परिवर्तन एक सतत है और सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के समाज में ही चेंज होता है, यूएसए के समाज में भी होता है, चाइना के समाज में भी होता है। यानी कि ये कंटिन्यूस है, हमेशा होगा। ऐसा भी नहीं कि सोशल चेंज एक बार होता है फिर रुक जाता है, फिर एक दिन अचानक चालू होगा। ये कंटिन्यू होता है और सब जगह होता है। जहाँ सोसाइटी है वहाँ चेंज होगा। इट हैपन्स इन ऑल सोसाइटीज एंड ओ एट ऑल टाइम्स। ये सभी समाजों में और हर समय होता है। इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस विदाउट ए फिक्स्ड डायरेक्शन। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती कि समाज का परिवर्तन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। ये रैंडम है। समाज का पतन की तरफ भी जा सकता है, समाज उत्थान की तरफ भी जा सकता है, समाज प्रगति की तरफ भी जा सकता है, दुर्गति की तरफ भी जा सकता है। तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बट हाँ, समाज में चेंज होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इवोल्यूशनरी सोशल चेंज? विकासात्मक सामाजिक परिवर्तन क्या है? इवोल्यूशनरी सोशल चेंज रेफर्स टू स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन सोसाइटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड। विकासात्मक सामाजिक परिवर्तन का अर्थात तात्पर्य है कि समाज में धीरे धीरे और लंबे समय से होने वाले या लंबे समय में होने वाले बदलावों से हैं। जैसे लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव टू मॉडर्न सोसाइटी। जैसे हम आदिम समाज से निकलकर आज आधुनिक समाज तक आए हैं, तो हमने एक लंबा पीरियड या लंबा टाइम हमने क्या किया, तय किया है, लंबी दूरी तय की है। ये धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं, तो इनको हम कौन से परिवर्तन बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बोलते हैं या विकासात्मक परिवर्तन हम इनको कहते हैं। और एक साथ हो जाए, रैपिडली हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवोल्यूशनरी। अर्थात अगला क्वेश्चन यही है, डिफाइन रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज इज रैपिड एंड फंडामेंटल, ऑफन ब्रॉट बाय रिवोल्ट्स और अपराइजिंग्स लाइक द फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन। क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन तीव्र और मौलिक होते हैं जो अक्सर विद्रोह या क्रांतियों के माध्यम से आता है, जैसे फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति। इसको देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो आप हो या एक छोटा बच्चा है, 5 साल का है, वह धीरे धीरे वह ग्रो करता है, उसकी बॉडी में जो नेचुरली चेंजमेंट होते हैं वह धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, वह मोटा है, पतला है, जैसा उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। उसने क्या किया, यहाँ पे सप्लीमेंट लिए, उसने लिए सप्लीमेंट लिए और उसने वो सप्लीमेंट खाए और अचानक ही उसकी बॉडी बहुत स्पीड से ग्रो करने लग गई। और देखते देखते 2 से 3 साल में उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा
आमूल-चूल परिवर्तन हुए। तो जब धीरे-धीरे टाइम के साथ चेंज हो रहे थे, तो इसको तो हम कह रहे थे इवोल्यूशनरी अर्थात विकासात्मक परिवर्तन। और जब हमने सप्लीमेंट खाए और उसको बाहरी फोर्स देके एक साथ डेवलप किया, ये हो गई रिवोल्यूशनरी अर्थात क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक या मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? द मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल ट्रेंड्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मुख्य सामाजिक परिवर्तनों के जो कारक है, जिसमें हम तकनीकी विकास को, आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक प्रभाव को और हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और पर्यावरणीय जो कारक है उनको हम इसमें शामिल करते हैं। यानी कि इन सब में जो परिवर्तन आता है तो हम कहेंगे कि सोशल चेंज हो रहा है, ये वो सोशल चेंज के फैक्टर हैं। इनमें चेंज होगा तो अपने आप ही सोसाइटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स दैट मॉडिफाई प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन एंड लाइफस्टाइल, देयरबाय एक्सीलरेटिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रौद्योगिकी से नए नए उपकरण और तकनीकें आती है जो कि हमारे उत्पादन में, हमारी संचार में और हमारी जीवन शैली में बदलाव लाती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है। जैसे आज से हम 30 साल पहले जाए तो दुबई कोई बैठा है और इंडिया कोई बैठा है, इनके बीच फेस टू फेस बात होना ऑलमोस्ट क्या था, असंभव सा था कि कैसे देखे, वो जब आएगा तभी देख पाएंगे। बट आज आप वीडियो कॉल करके ऑन द स्पॉट दुबई बैठे को इंडिया से बात कर सकते हो, या इंडिया के किसी भी कोने से दुनिया के किसी भी कोने में आप फेस टू फेस बात कर सकते हो। और आने वाले टाइम में हो सकता है 3D मॉडल आपके सामने बात करने जैसा भी ही रहे। तो ये टेक्नोलॉजी है जो हमारे सोशल चेंज की स्पीड को क्या करती है, और ज़्यादा बूस्ट अप करती है, और साथ ही में जो सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ये एक्सीलरेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चरल लैग? सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? कल्चरल लैग इज द डिले इन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स एडजस्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड चेंजेज कॉजिंग इम्बेलेंसेज इन सोसाइटी। सांस्कृतिक पिछड़ापन वह स्थिति है जिसमें सामाजिक संस्थाएं और मानदंड नई तकनीकों और परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, जिससे समाज में क्या हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। अब देखो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यदि कोई सोसाइटी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर रही है या उसकी जो वैल्यूज़ है, वो इसके साथ वह उसको चेंज नहीं कर पा रही है, तो धीरे-धीरे क्या होगा, जिस सोसाइटी ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, वो आगे निकल जाएगी और जिस सोसाइटी ने नहीं किया, वो थोड़ी-सी पीछे रह जाएगी। अब हम ये कहेंगे कि इस सोसाइटी के मुकाबले इस सोसाइटी में क्या है, पिछड़ापन है। क्या है? पिछड़ापन है, क्योंकि उसके जो नॉर्म्स थे वह नॉर्म्स उस टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए और उस वजह से उस सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जिसे हम कल्चरल लैग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन के दो स्वरूप को बताइए। तो एक तो स्वरूप होता है लीनियर चेंजेस का, और एक होता है साइक्लिक चेंज अर्थात रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन होता है समाज एक स्टेप से निकल के दूसरी स्टेज में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा, फिर चौथी में जाएगा और फिर पांचवी में जाएगा, ऐसे करके समाज प्रोग्रेस करेगा। ये होता है लीनियर, जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। साइक्लिक का मतलब होता है समाज बना, ऊपर उठा, पीक पे गया, फिर वापस पतन हुआ, फिर नया समाज बना, फिर उठा, फिर पतन हुआ। इस तरीके का जो लहरदार यानी साइक्लिक वे में एक बार उठना फिर वापस गिर के वापस नया समाज बनना, वह होता है साइक्लिक चेंजेज। व्हाट इज लीनियर सोशल चेंज? अभी हमने कहा रेखीय सामाजिक परिवर्तन क्या है। लीनियर सोशल चेंज सजेस्ट दैट सोसाइटी प्रोग्रेसेस इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। रेखीय सामाजिक परिवर्तन यह मानता है कि समाज सरल से जटिल रूप की ओर धीरे धीरे और सीधे रूप में प्रगति करता है। वहीं अगर हम साइक्लिक की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय स्वरूप क्या है, यानी साइक्लिक पैटर्न क्या है। इन द साइक्लिक पैटर्न सोशल चेंज अकर्स इन द रिपीटिटिव साइकिल, राइज फॉल एंड राइज अगेन लाइक एम्पायर्स दैट राइज एंड फॉल। यानी कि चक्रीय स्वरूप में सामाजिक परिवर्तन एक दोहराव वाली प्रक्रिया होती है, जैसे समाज का उदय होना, फिर पतन होना, फिर वापस उदय होना। जैसे साम्राज्य होता था, जैसे मुगल साम्राज्य उठा फिर वापस गिर गया, फिर चोल साम्राज्य है, ऐसे अलग अलग साम्राज्य हैं जिनको हम देखते हैं। इनका रूप कैसा है, इनका पैटर्न है साइक्लिक पैटर्न है।
अब आप इनको देखना चाहते हो, यदि डिटेल क्लास में देखना चाहते हो, तो हमने डिटेल क्लास में इनको बहुत ही बखूबी के साथ इनको एक्सप्लेन किया है। अगर आप डिटेल क्लास देख के फिर ये क्लास देखते हो, तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों के काम लगेंगे, बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। हाउ डज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंज? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में कैसे सहायक होती है? एजुकेशन स्प्रेड्स अवेयरनेस, प्रमोट्स न्यू वैल्यूज एंड एनकरेजेज क्वेश्चनिंग ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस लीडिंग टू पॉजिटिव सोशल चेंजेज। शिक्षा जागरूकता फैलाती है, नए मूल्यों को बढ़ावा देती है और पुरानी परंपराओं पे प्रश्न उठाने को प्रेरित करती है, जिससे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन होता है। अर्थात एक एजुकेटेड सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ जाती है, जो कि ऐसे कस्टम्स को चैलेंज करती है जो गलत है, और एक नए कस्टम्स और नए रिचुअल्स समाज में स्टैब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन में कानून की क्या भूमिका है? लॉ कैन इनिशिएट सोशल रिफॉर्म्स, प्रोटेक्ट राइट्स एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, देयरबाय एक्टिवली ड्राइविंग सोशल चेंज। कानून सामाजिक सुधारों की शुरुआत कर सकते हैं या करते हैं, अधिकारों की रक्षा करते हैं और भेदभाव को कम करते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन को क्या मिलती है? गति मिलती है। यानी कि हमारे समाज को सही ढंग से उसको सही दिशा में ले जाने के लिए हम किसकी स्थापना करते हैं? लेजिस्लेशन की स्थापना करते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं। तो कानून से हमें क्या मिलती है? वो नए-नए सोशल रिफॉर्म आते हैं, राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, भेदभाव कम होता है और जो सोशल चेंज है उनको एक सही दिशा मिलती है। अब इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज इन डिटेल। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं को विस्तार पूर्वक बताइए। इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका नाम सोशल चेंज ही है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज विद सुटेबल एग्जांपल्स। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूपों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाओ। अगला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ब्रिजिंग अबाउट सोशल चेंज इन सोसाइटी। ब्रिंगिंग सॉरी समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों का परीक्षण कीजिए। यानी कि समाज में जो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं वो कौन-कौन से कारक है जो ये परिवर्तन लाते हैं, उनका आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी चेंज सोशल चेंज। विकासात्मक एवं क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन पर विस्तृत नोट लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस या प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज डिस्कस। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज मींट बाय कल्चरल लैग? सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? हाउ डज इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज? यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? अब बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट बात की कि हमने ऑलमोस्ट डिटेल क्लास भी हर एक पेपर की अपलोड कर रखी है। यदि आपका इनमें से कोई पेपर है तो आप ज़रूर उन पे विजिट कीजिए, और या हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमने वहाँ पे सेमेस्टर सेकंड की और सेमेस्टर फोर्थ की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑलमोस्ट सारी क्लासेस वहाँ अपलोडेड है। बात करते हैं यूनिट सेकंड की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इवोल्यूशन? सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? सोशल इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। सामाजिक परिविकास का तात्पर्य है कि समाज के धीरे धीरे और निरंतर रूप से सरल से जटिल रूपों में विकास से है। यानी कि समाज पहले सरल होते थे, धीरे धीरे डेवलप होते होते और हम अब जटिल समाज की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये सरल से जटिल समाज की तरफ जाना, और एक समय के साथ इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होते हैं उसको हम सामाजिक विकास या सोशल इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। स्टेट टू फीचर ऑफ द सोशल इवोल्यूशन। सामाजिक विकास की दो विशेषताएं बताइए। इट इज ए ग्रेजुअल एंड यूनिडायरेक्शनल, यह धीमा है और एक दिशात्मक है, यानी कि ये सिंपल से जटिल की तरफ जाएगा तो एक ही दिशा में जाता है। प्लस ये ग्रेजुअल है, अर्थात स्लोली है, आराम से चलता है। इट अकर्स स्लोली ओवर टाइम एंड मूव्स इन वन जनरल डायरेक्शन टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। ये समय के साथ धीरे धीरे होता है और सामान्यतः जटिलता की ओर ही अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि विकास और क्रांति में क्या अंतर है। इवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल, while रिवोल्यूशन इज सडन एंड रैपिड।
विकास धीमा और क्रमिक होता है, जबकि क्रांति अचानक और तेजी से होती है। इवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्स सोसाइटी ओवर टाइम्स। विकास समाज को समय के साथ बदलता है, जबकि रिवॉल्यूशन डज सो इंस्टेंटली। जबकि क्रांति तुरंत प्रभाव से बदलते हैं, तभी हम बोलते हैं जैसे 1857 की क्रांति अचानक हुई थी। और हम बात करते हैं आज विकसित भारत 2047 की। 2047 तक को हमें भारत 2047 तक भारत को विकसित करना है। तो ये विकास है जो कि धीरे धीरे चलता है, निरंतर चलता है। और क्रांति है अचानक आती है, ये बहुत ही ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन लाती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल इसमें चेंजेज़ देखे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोग्रेस। प्रगति को परिभाषित कीजिए, क्या होती है प्रगति? Progress refers to the movement of society in desirable direction, usually implying improvement in quality of life and social welfare. प्रगति का तात्पर्य है कि समाज को एक वांछनीय दिशा में अग्रसर करना, और जिससे जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक कल्याण में क्या हो, सुधार हो। यानी कि हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है और हमारे समाज का कल्याण करना है। ये हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम समाज में जो विकास की भावना से जो हम काम करेंगे या समाज को इस तरफ लेके जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि समाज क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। देखो, विकास और प्रगति में थोड़ा-सा ही डिफरेंस होता है, अभी हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे। देखो ये आ गया क्वेश्चन, अभी देखते हैं। मेंशन एनी टू इंडिकेटर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक प्रगति के 2 संकेतक बताइए। टू इंडिकेटर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस आर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में क्या होना, सुधार होना, एंड एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम, और स्वास्थ्य सेवाओं में एडवांसमेंट होना, बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ावा होना। तो ये अगर शिक्षा में सुधार होता है, स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि समाज क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, ये इंडिकेटर है। अब आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन यानी क्रांति क्या है? रिवॉल्यूशन इज ए सडन, रेडिकल एंड कंप्लीट चेंज इन एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। क्रांति एक अचानक, मौलिक और पूर्ण परिवर्तन वाली होती है, जो कि वर्तमान सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक संरचना में होता है। यानी कि ये सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए हो सकती है, और आर्थिक संरचना को बदलने के लिए हो सकती है। लेकिन होती कैसी है? अचानक होती है और बहुत ज़्यादा ये परिवर्तन लाती है। नेम एनी टू फेमस रिवॉल्यूशंस इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास की 2 प्रमुख क्रांतियों के नाम लिखो। जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन, ये बहुत बड़ी क्रांतियों में इनका नाम आता है। इसके अलावा जर्मनी की भी है, आप जब पढ़ते हो तो आपको पढ़ने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास क्या है? अभी मैंने कहा प्रगति क्या है। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं या जो टारगेट हमने समाज का है, समाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ का बढ़ना और समाज में हेल्थ केयर या क्वालिटी का बढ़ना, हेल्थ केयर की सिस्टम को बढ़ना, एजुकेशन को बढ़ाना, ये क्या है? ये गोल है। जब हम इसकी तरफ जाते हैं तो हम कहेंगे समाज क्या कर रहा है, प्रगति। वहीं जब हम समाज में किसको डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, लाइट की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें और रोड की व्यवस्था करें, कम्युनिकेशन की व्यवस्था करें, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। हो सकता है आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन शिक्षा का स्तर आपका कमजोर है, हेल्थ केयर आपका कमज़ोर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, तो हम ये तो कहेंगे कि समाज का विकास है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि समाज ने प्रगति की है। तो विकास क्या है? डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एमिंग फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस। विकास का अर्थ है कि जीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में समग्र सुधार से है, जिसका उद्देश्य बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करना होता है। अर्थात डेवलपमेंट के अंदर ही एक बात हम किसकी कर लेते हैं, प्रगति की कर लेते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया कि विकास में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि विकास, प्रगति हुई है, समाज की गति हुई है, एक आगे की तरफ हम आए हैं। जबकि जो डेवलपमेंट है वो मटेरियल थिंग की तरफ ज़्यादा जाता है, जिसमें हम मोस्टली बात करके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ दी थिंग्स में इंफ्रा को हम लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आ गया, हाउ इज डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रेस? विकास और प्रगति में क्या अंतर है? प्रोग्रेस इंप्लाइज मोरल और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। प्रगति का अर्थ है नैतिक और गुणात्मक सुधार होना, while development often refers to material and structural advancement, जबकि विकास भौतिक और संरचनात्मक उन्नति को दर्शाता है। मैंने अभी कहा कि
अगर हमारा इंफ्रा स्ट्रॉन्ग होता है तो हम कहेंगे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यदि हमारी मोरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्वालिटेटिव जो हमारी वैल्यूज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो हम कहेंगे कि हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा विकास किसके अकॉर्डिंग हो, हमारी प्रगति से सिंक्रोनाइज्ड हो, क्वालिटेटिव हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्लान्ड डेवलपमेंट? नियोजित विकास से आप क्या समझते हो? प्लान्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ गाइडेड बाय गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। नियोजित विकास का मतलब होता है कि सरकारी नीतियों और योजनाओं के मार्फत या उनके माध्यम से हम किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, प्लान तैयार करते हैं और उनकी तरफ हम काम करते हैं। यानी कि हमने पहले गोल सेट किए हमारे, और उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम प्लान बनाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी नियोजित विकास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज इट रिवॉल्यूशन प्ले इन सोशल डेवलपमेंट? सामाजिक विकास में क्रांति की क्या भूमिका है? रिवॉल्यूशन एक्सीलरेट सोशल चेंज बाय ओवरथ्रोइंग आउटडेटेड सिस्टम एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। क्रांति सामाजिक परिवर्तन को तेज करती है, पुराने ढांचों को हटाकर नए विचारों और संस्थाओं की स्थापना करती है। यानी कि जो पुराने ढर्रे हैं उनको हटाती है और एक नए विचारों को वह क्या करती है, स्टैब्लिश करती है। वह क्या कही जाती है, सामाजिक क्रांति कही जाती है। अब इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिफाइन सोशल इवोल्यूशन, सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी, इसके प्रमुख लक्षणों और समाज में महत्व की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। अगला है, व्हाट इज प्रोग्रेस, प्रगति क्या है? डिस्कस द कंडीशंस एंड इंडिकेटर्स नेसेसरी फॉर सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक परिस्थितियों और संकेतकों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, रिवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। विकास, प्रगति, क्रांति और सामाजिक विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए उपयुक्त उदाहरण के साथ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन एंड एग्जामाइन इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, क्रांति की संकल्पना स्पष्ट कीजिए और समाज पर इसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ प्लानिंग इन अचीविंग इट, विकास की संकल्पना पर प्रकाश डालिए और इसे प्राप्त करने की योजना की भूमिका की चर्चा कीजिए। और आपके लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट, कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। हम आपको एक ये लिंक दे रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है और आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे एक टैब है स्टडी मटेरियल करके, उस स्टडी मटेरियल पे फ़ोल्डर बने हुए हैं। आपको जिस भी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, देखनी है, आप इज़िली उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप इस वेबसाइट पे जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, और इवन इसी क्लास की नहीं, सारी क्लास की मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, थर्ड एंड फोर्थ की। डिटेल क्लास के लिए आपको यह क्लास देखनी चाहिए जो कि ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोडेड है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। व्हाट इज कार्ल मार्क्स थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज? कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत क्या है? देखो, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में अ, वर्ग संघर्ष होता है, यानी कि दो तरीके की क्लास रहती है और उनके बीच क्या चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो कोई ना कोई रिवोल्यूशनरी चेंजेज आता है। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन्ड सोशल चेंज थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझाया है। ही बिलीव्ड दैट द स्ट्रगल बिटवीन द रूलिंग एंड वर्किंग क्लासेस लीड्स टू रिवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी। उन्होंने माना है कि एक शासक वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है, इनके बीच वर्ग संघर्ष चलता है और ये संघर्ष समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन को लाता है, और इस तरीके से समाज क्या होता है, चेंज होता है। अगले क्वेश्चन है, व्हाट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स? मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? Dialectical materialism is Marx's idea that material conditions and class conflict drive historical and social change through contradiction and resolution। सिंपल सी बात है कि जो दो वर्ग हैं, जो अभी हमने बात करी, एक शासक वर्ग और एक श्रमिक वर्ग है, सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन को विरोध और समाधान के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। यानी कि क्योंकि उनमें संघर्ष होगा तो रिवॉल्यूशन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगा और उसका रिसोल्यूशन के तौर पे नए चेंजेज आएंगे, उसको हम कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। व्हाट इज हर्बर्ट
स्पेंसर्स व्यू ऑन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन पे हर्बर्ट स्पेंसर का दृष्टिकोण क्या है? स्पेंसर शोज सोशल चेंज एज एन रिवोल्यूशनरी प्रोसेस where society develops from simple to complex forms similar to biological organism. स्पेंसर का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन को विकासात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं, कि हम समाज एक स्टेप से दूसरी स्टेप में, दूसरी से तीसरी में और तीसरी से चौथी स्टेप में, जिसमें समाज सरल से जटिल रूपों की ओर बढ़ता है, जैसे कि हम जैविक जीवधारी बढ़े हैं। यानी हमने ये कई सारी थ्योरीज पढ़ी है ना, कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, फिर धीरे धीरे उसने गर्दन ऊंचा स्टार्ट किया, फिर ऐसे करके जिराफ की गर्दन क्या होने लग गई, बड़ी होने लग गई। तो ये एक क्या है, ये विकासात्मक परिवर्तन है, और स्पेंसर का यही मानना है कि समाज भी इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन स्पेंसर्स थ्योरी? स्पेंसर के सिद्धांत में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। मीन्स दैट ओनली द मोस्ट अडोप्टेबल इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज सर्वाइव एंड थ्राइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी प्रकृति जब परिवर्तित होती है तो उसमें केवल वही जीवित रहेगा, वही आगे बढ़ेगा जो उसके अकॉर्डिंग, यानी उस परिवर्तनशील वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, वही सरवाइव होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक कुतिया है, ठीक है, उसके 5 से 6 पिल्ले होते हैं, तो क्या सारे ही जिंदा रहते हैं? नहीं रहते। एक बिल्ली है, उसके 4 से 5 बच्चे होते हैं, सारे जिंदा रहते हैं? नहीं। सूअर है, 8 से 10 होते हैं, सारे जिंदा रहते हैं? नहीं। चूहा है, उसके भी 8 से 10 होते हैं, सारे जिंदा रहते हैं? नहीं। तो अगर ये जिंदा रहेंगे तो धरती तो इन्हीं से भर जाएगी। लेकिन इनमें से जिंदा कौन रहता है? वही रहता है जो सर्वाइव करने में सबसे ज़्यादा फिट है। प्रकृति हमेशा उसी को ही सपोर्ट करती है जो फिट होता है, यानी कि जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता है, वही सर्वाइव करता है। तो ये स्पेंसर की थ्योरी यही कहती है कि जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा। बात करते हैं आगे। व्हाट इज विल्फ्रेडो प्रेटोज थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स? विल्फ्रेडो प्रेटो का अभिजात वर्ग का परिसंचरण सिद्धांत क्या है? विल्फ्रेडो कहता है एक राजा होता है, चल रहा है, फिर कोई दूसरा राजा आएगा जो इससे ताकतवर होगा, इसको हराएगा और खुद राजा बन जाएगा, फिर कोई तीसरा आएगा, इसको हराएगा, फिर राजा बन जाएगा, चौथा आएगा, फिर इस तरीके से इलाइट्स, यानी कि जो राजा है, जो अभिजात है, जो राज है, वह चेंज होता रहेगा और सोशल चेंज आते रहेंगे। Pareto's theory states that in every society, elites groups are replaced by new elites over time, leading to social change. पेरेटो के अनुसार प्रत्येक समाज में समय समय पर अभिजात वर्ग की जगह नए अभिजात वर्ग आते रहते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है, हाउ डज पेरेटो डिफरेंशिएट बिटवीन फॉक्सेस एंड लाइन्स? पेरेटो ने लोमड़ियों और सिंगों में क्या अंतर बताया है? इन हिज थ्योरी फॉक्सेस आर कनिंग एंड मैनिपुलेटिव इलाइट्स। उनके सिद्धांतों में लोमड़ियों का मतलब है कि जो चालाक और चतुर शासक होता है, वो एज ए फॉक्स उन्होंने बताया है। वाइल लायंस आर स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल लीडर्स, जबकि जो सिंह है वो बलवान और कठोर होते हैं। सोसाइटी शिफ्ट्स बिटवीन देयर रूल, समाज इनके शासन के बीच में अदल बदल करता रहता है, कभी फॉक्सेस आते हैं, कभी लायंस आते हैं। ये बताया है पेरेटो ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय चैलेंज एंड रेस्पॉन्स थ्योरी? जो टोयनबी की जो थ्योरी है, टोयनबी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, अर्थात टोयनबी का जो सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत है, उसको क्या कहा है? चुनौती और प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा है। दैट दिस थ्योरी सजेस्ट दैट सोसाइटीज फेस चैलेंजेस एंड देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन हाउ टू इफेक्टिवली दे रेस्पॉन्ड टू दोज चैलेंजेस। टोय नबी का ये कहना है कि ये समाज विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है, और उनका अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करेगा कि वह उन चुनौतियों का उत्तर कितने प्रभावी रूप से देते हैं। यानी कि समाज में कई तरीके के चैलेंज आते हैं, उस चैलेंज के लिए समाज किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, कितना इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करता है, उस रेस्पॉन्ड पे ही उसके सोशल चेंज और उसका अस्तित्व टिकता है। ये किसका कहना है? टॉय नबी का कहना है। नेम टू थ्योरिस्ट वो सपोर्ट साइक्लिक मॉडल्स ऑफ सोशल चेंज। दो विचारकों के नाम बताइए जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय मॉडल का समर्थन किया है, जिसमें पिटरिम सोरोकिन और दूसरा है अर्नोल्ड टोयनबी। इन्होंने चक्रीय सिद्धांतों का समर्थन किया है। अब इस यूनिट से बनने वाले लंबे या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एंड द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत एवं वर्ग संघर्ष की
भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी सोशियोलॉजी का पेपर होता है, कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, उसमें पूछा जाता है। Describe Herbert Spencer's evolutionary theory of social change with examples. हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक परिवर्तन के विकासात्मक सिद्धांत को उदाहरण के साथ समझाओ। अगला है डिस्कस विल्फ्रेडो पेरेटोज थ्योरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द इलाइट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। विल्फ्रेडो के अभिजात वर्ग परिसंचरण सिद्धांत की चर्चा कीजिए और इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पिट्रिम सोरोकिन्स थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनेमिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल चेंज। पिट्रिम सोरोकिन के सांस्कृतिक गति की सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए और इसके सामाजिक परिवर्तन पे क्या प्रभाव है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है व्हाट इज टोयनबीज थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड रेस्पॉन्ड, हाउ डज इट एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। टोयनबी का चुनौती और प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है और यह सभ्यताओं के उत्थान और पतन को कैसे स्पष्ट करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हो, यानी कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना या समाज को नियंत्रित रखना या समाज में नियमों को फॉलो करना या समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें सारे यूनिफॉर्म काम करे जिसमें हम नैतिकता को बनाए रखें। तो इस नैतिकता को बनाने के लिए जो हम उस पर प्रोसेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल कंट्रोल कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द वेज इन विच सोसाइटी रेगुलेट्स इंडिविजुअल बिहेवियर टू मेंटेन ऑर्डर एंड कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स। सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उन तरीकों से हैं जिनके माध्यम से समाज व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि व्यवस्था और मानदंडों के अनुरूपता बनी रहे। यानी कि ये जो धर्म है, ये जो नीति नियम है, ये सारे किसके लिए है, सोशल कंट्रोल को फॉलो करने के लिए, सोशल कंट्रोल बनाए रखने के लिए क्रिएट किए गए हैं। मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के या सामाजिक नियंत्रण के दो उद्देश्य बताइए। The main objectives are to maintain social order and to ensure individuals follow social norms and rules. दो प्रमुख उद्देश्य हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को और नियमों का क्या कर रहा हो, पालन कर रहा हो। यानी सोशल कंट्रोल का उद्देश्य यही है कि जो हमने नियम वगैरह बनाए हैं समाज में उसको व्यक्ति पालन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मान लो हेलमेट लगाना जरूरी है बाइक राइडिंग करते हो तब, तो अब ये तो कह दिया ये कानून है कि लगाना ज़रूरी है, अब इसकी पालना बराबर हो रही कि नहीं हो रही, इसकी चेकिंग करने के लिए यातायात पुलिस हमारे सामने आ जाती है। तो ये उस कंट्रोल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है और यही इसका मकसद है, उद्देश्य है। व्हाट आर दी फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन कौन से हैं। फॉर्मल मीन्स इंक्लूड लॉज, पुलिस, कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स दैट रेगुलेट बिहेवियर थ्रू लीगल अथॉरिटी। यानी औपचारिक संसाधनों में या साधनों में कानून का होना, पुलिस व्यवस्था का होना, न्यायालय होना, प्रशासनिक व्यवस्था का होना शामिल है जो कि कानूनी अधिकार और व्यवहार द्वारा, कानूनी अधिकारों द्वारा हमारे व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब बात करें इनफॉर्मल की, व्हाट आर द इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन क्या है। इनफॉर्मल मीन्स इंक्लूड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, पीयर प्रेशर्स एंड फैमिली इन्फ्लुएंसेस विच कंट्रोल बिहेवियर विदाउट लीगल फोर्स। यानी अनौपचारिक साधनों में हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारे साथ वालों का हम पे दबाव और पारिवारिक प्रभाव शामिल है जो कि बिना कानूनी बल के हमारे व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जैसे मद्यपान करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये गलत चीज़ें हैं। इनको गलत क्यों बताया गया है, क्योंकि ऐसी ट्रेडिशन समाज में बनाई गई है ताकि इनफॉर्मली हमारे माइंड पे ये प्रेशर रहे कि ये गलत है और हमें इस तरफ नहीं जाना है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के मेथड से कहे जाते हैं। अगला है डिफाइन डायरेक्ट सोशल कंट्रोल। प्रत्येक सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। तो जो फॉर्मल है वो प्रत्येक होता है। डायरेक्ट सोशल कंट्रोल इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड इमीडिएट पेनल्टीज फॉर डिवाइंस सच एज पनिशमेंट्स और फाइन्स। प्रत्येक सामाजिक नियंत्रण में स्पष्ट नियम होते हैं, विचलन होने पर तत्काल दंड या जुर्माना या सजा दी जाती है। जैसे अभी हमने कहा लेजिस्लेशन है, पुलिस है, कोर्ट है, ये सारे किस में आते हैं, डायरेक्ट में आते हैं। वहीं इनडायरेक्ट क्या होता है, प्रत्येक सामाजिक नियंत्रण indirect control operates through internalized values, norms and conscience influencing individuals without visible force.
अप्रत्यक्ष नियंत्रण जैसे आंतरिक मूल्य, मानदंड और अंतरात्मा के माध्यम से कार्य करता है, जो कि व्यक्ति को बिना किसी प्रत्यक्ष दबाव के नियंत्रित करता है। यानी कि आपका सदविचार सुनना, सदविचार सुनोगे तो आप समाज को नियंत्रण में रहोगे, अपने व्यवहार को प्रॉपर बनाए रखोगे, तो ये आपकी अंतरात्मा के माध्यम से नियंत्रित बनाया हुआ है। तो इसमें आपको ये भी फ़ील नहीं हुआ कि प्रत्यक्ष आपको कोई कह रहा है, बस आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आई और आपने उन चीज़ों को माना। ये है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। हाउ डज फैमिली एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल? सामाजिक नियंत्रण की संस्था के रूप में परिवार की क्या भूमिका है? फैमिली शेप्स बिहेवियर थ्रू अफेक्शन, डिसिप्लिन एंड सोशलाइजेशन, गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड फॉलो सोसाइटल नॉर्म्स। परिवार स्नेह हुआ, अनुशासन हुआ, सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को आकार देता है, जिससे वे सामाजिक मानदंडों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। हम कहते हैं ना, हमारे परिवार के ऐसे रीति रिवाज है, हमारे खानदान के ऐसे रिवाज है कि हम घर पे आए मेहमान को खाना खिलाए बिना नहीं भेजते। तो ये हमारे परिवार का ही क्या है, एक हम पे इन्फ्लुएंस है, हमारे परिवार का ही एक हम पे कस्टम दिया हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं, समाज में अपनी एक जगह बनाते हैं, एक सोशल कंट्रोल में अपने व्यवहार को रखते हैं। तो परिवार सोशल कंट्रोल की एक बहुत अच्छी क्या है, एजेंसी है, संस्था है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी? समाज में सामाजिक नियंत्रण का क्या कार्य होता है? सामाजिक नियंत्रण क्या करता है? इट मेंटेन्स ऑर्डर, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, एंश्योर्स कन्फर्मिटी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। यह व्यवस्था को बनाए रखता है, संघर्षों को कम करता है, अनुरूपता सुनिश्चित करता है और समाज के हितों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय इंटरनल सोशल कंट्रोल? आंतरिक सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हो? इंटरनल कंट्रोल इज व्हेन इंडिविजुअल्स रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर बेस्ड ऑन कंसाइंस, मॉरल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि जब हम हमारी अंतरात्मा से, हमारी नैतिकता से और आत्म अनुशासन के जरिए अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित करते हैं, तो ये क्या कहा जाता है, इंटरनल सोशल कंट्रोल कहा जाता है। इसको इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल भी कहते हैं, इसको इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल भी कह सकते हैं। व्हाट डज रिलीजन फंक्शन एज ए मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल? धर्म सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कैसे कार्य करता है? रिलीजन प्रमोट्स मॉरल बिहेवियर बाय इंस्टिलिंग फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स फॉर गुड कंडक्ट। धर्म अच्छे आचरण के लिए देवीय दंड का या भय का देवीय दंड या का भय और पुरस्कार की भावना देकर नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। जैसे हम कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। यानी कि आप अगर भला करोगे किसी का तो आपके साथ भी क्या होगा, भला होगा। या फिर हम कहते हैं ना, उसको करने दो, उसके जैसे ऊपर चढ़े हुआ भगवान देखता है, ऊपर ऊपर से भगवान देख रहा है, अगर कोई बुरा करेगा तो उसके साथ भी क्या होगा, बुरा होगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक फियर डाल रहे हैं कि यदि आप गलत काम करोगे तो आपके साथ भी क्या होगा, गलत होगा। यदि आप सही काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, तो आपको आज नहीं तो कल इसका जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये क्या है, एक धार्मिक तौर पे हमने सामाजिक नियंत्रण करने का साधन इसको यह बनाया है, जो कि एक देवीय दंड का भय और देवीय दंड का सॉरी देवीयता का पुरस्कार की भावना से नैतिक व्यवहार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल। औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में कोई एक अंतर बताओ। फॉर्मल कंट्रोल इज बेस्ड ऑन रिटन रूल्स एंड लीगल अथॉरिटी, while informal control relies on customs and social expectations। औपचारिक नियंत्रण लिखित नियमों और कानूनी अधिकार को अधिकार पर आधारित होता है, यानी कानून का बनना औपचारिक है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में परंपराएं और सामाजिक अपेक्षाओं पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि हमारे धर्म कैसे हैं, हमारे समाज के रिचुअल्स कैसे हैं, हमारे समाज की परंपराएं कैसी है, ये क्या कहा जाएगा, अनौपचारिक कहा जाएगा। इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों को उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों की चर्चा कीजिए। हाउ डू दे फंक्शन इन सोसाइटी, और ये समाज में किस तरीके से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। एग्जामाइन देयर रोल इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में इनकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। फिर है, राइट एन एसे ऑन द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। समाज में सामाजिक नियंत्रण के कार्यों और महत्व पर एक निबंध लिखो। और एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण का तंत्र क्या है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू मॉडर्न
सोसाइटी। आधुनिक समाज के संदर्भ में स्पष्ट इसको आधुनिक समाज के संदर्भ में स्पष्ट करो। एक क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के बीच तुलना कीजिए। आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल आ सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल के तौर पे आ सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, डिटेल क्लास देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल क्लास पे आपको जाना चाहिए। कोई आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस साइट पे आप क्लिक करके जा सकते हो, व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। क्लास देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। और हाँ, जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर एजुनिस्ट के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है। हम आपका गेस्ट पेपर जल्द ही लेके आएंगे, जिसमें हम आपको वही क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, और उनको विद आंसर हम लेकर आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। तो धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।